नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज पुनः आपके सामने हूँ एक नया बिंदु लेकर कि गन्ने में हम एक नया जो समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने आती है वो है टॉप बोरर, अगोला बेधक, फन गल्ला गन्ना। मतलब ऐसा गन्ना जिसकी गोब खराब हो गई हो, उस प्रकार का गन्ना हमारे किसान भाइयों को बहुत प्रभावित करता है। उनकी उपज को प्रभावित करता है, उनके बढ़वार को प्रभावित करता है। पूरे गन्ने में कई प्रकार की समस्याएं इस टॉप बोरर के कारण पैदा हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और तकनीकी अंतर है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई आपस में दो चीज़ों का अंतर नहीं कर पाते हैं। पहला है आपका टॉप बोरर अगोला बेधक कीट, और दूसरा बिंदु है आपका पोक्का बोइंग बीमारी। इन दोनों में ही हमारे जो अगोला होता है उसकी गोब सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन दोनों का अंतर स्पष्ट है कि भाई दोनों में एक कीट है, एक बीमारी है, और यदि पहचान नहीं होगा तो हमें दोनों की दवाइयां डालनी पड़ेगी, दोनों का नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी हम जाके एक को नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें इनकी पहचान आनी चाहिए कि किस प्रकार हमारे खेत में कौन सी समस्या है, टॉप बोरर लगा है या पोक्का बोइंग लगा है। तो ये, और दोनों का एक और अंतर है, दोनों के जो प्रभाव है, जो लक्षण है, जो अटैक है, वो दोनों का लगभग समान आता है। वैसे तो टॉप बोरर की 4 से 5 पीढ़ियां, 5 से 6 पीढ़ियां आती है हमारे नॉर्थ इंडिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 5 से 6 पीढ़ियां तक आती है। दक्षिण भारत में 7 पीढ़ियों तक आती है, 7 पीढ़ियां तक आती है टॉप बोरर की, चोटी बेधक की। लेकिन जो हमारा ये चोटी बेधक है, टॉप बोरर है, इसकी जो पहली 2 अवस्थाएं हैं वो इतनी हानिकारक, मतलब उतनी किसान को, उत्पादन को उतना प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन जो तीसरी पीढ़ी है जब वो आती है, उसका प्रभाव आता है, तभी इधर पोक्का बोइंग का भी प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। तो दोनों के लक्षण मई, जून, जुलाई, अगस्त में दिखाई देते हैं किसान को। तो वहां पर वो अंतर भेद नहीं कर पाता है। पहले मैं टॉप बोरर को और पोक्का बोइंग को अपने किसान भाइयों को दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार इनमें क्या अंतर है। पहला मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, ये जो पौधा है ये पोक्का बोइंग का पौधा है। अब पहचान कैसे करें कि भाई पोक्का बोइंग का पौधा है ये जो हमारी लीफ है, जो गोब वाली पत्ती है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल सफेद, मतलब हरी पत्ती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई छिद्र नजर नहीं आ रहा है, और इसके बराबर वाली पत्तियां भी स्वस्थ है, बिल्कुल कोई छिद्र, कोई कहीं से कटा हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन गोब सूखी हुई है, गोब यहाँ पर सूखना प्रारंभ हो गई है, गोब यहाँ से सूखती हुई जा रही है। तो किसान को पहचान नहीं हो पाई कि ये पोक्का बोइंग है या आपका टॉप बोरर है। तो ये पहली आपकी पहचान है कि आपके खेत में यदि इसमें जो फ्लैग लीफ है, किसान खेत में अपने खड़ा होकर आसानी से पहचान लेगा कि यदि ये स्वस्थ है, इसमें कोई छिद्र नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके खेत में पोक्का बोइंग लगा हुआ है, न कि टॉप बोरर। अब दोनों चीजें अलग अलग कैसे किसान एक ही साथ अंतर करें, मैं अब ये आपको दूसरा पौधा दिखाता हूं। ये पहला पोक्का बोइंग का पौधा है जिसमें गोब इसमें भी खराब हो रही है। ये दूसरा पौधा जो मेरे दूसरे हाथ में है, ये टॉप बोरर का पौधा है। हम इसमें देखेंगे जो हमारी गोब वाली पत्ती है, आप नजदीक से देखेंगे इसमें गोब वाली पत्ती है, तो इसमें छिद्र है, यहाँ पर ये सारे छिद्र बने हुए हैं। इसका मतलब है हम आसानी से पहचान लेंगे कि हमारे खेत में टॉप बोरर लगा है। ये गोब वाली पत्ती है, इसमें भी आपको छिद्र नजर आ रहे हैं, गोली के छर्रे नुमा स्ट्रक्चर इसमें नजर आती है। आप खूब आसानी से खेत में बाहर से ही खड़े होकर पता लग जाएगा कि आपके खेत में टॉप बोरर लगा है या पोक्का बोइंग। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमें आर्थिक रूप से यदि नुकसान होता है तो हमारी अज्ञानता के कारण हो जाता है कि हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि हमारे खेत में कीड़ा लगा है या बीमारी। इसलिए हम एक ही दवाई का या 2 दवाइयों का प्रयोग जो उससे संबंधित हो, उन्हीं का ही हम प्रयोग करें, जिससे हमारी वो समस्या का हमें निजात मिल जाए। तो पहला तो मैंने आपको लक्षण ये बताया। अब मैं पीढ़ी की बात करता हूं। जो टॉप बोरर है या अगोला बेधक या चोटी बेधक, इसकी पीढ़ियां मार्च से शुरू हो जाती है और लगभग 35 से 40 दिन में एक अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेती है। लेकिन पहली प्रारंभिक अवस्थाएं, पहली प्रारंभिक पीढ़ियां, पहली दूसरी पीढ़ी,
वो आप हमारे गन्ने के खेत में उतना ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। यदि उससे अगोला या हमारा गन्ना प्रभावित होता है, सूखता है, तो बराबर से दूसरा कल्ला जमीन से ही फूट के निकल आता है, तो वहां पर उसका प्रकोप ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायी नहीं। लेकिन जो तीसरी पीढ़ी है, जो जून जुलाई में आती है, जिसके लक्षण किसान को खेत में अगस्त में दिखाई देते हैं कि उसकी गोब सूखनी प्रारंभ हो गई है, गोब सूख गई है और छिद्र है, ये इस समय यदि ये तीसरी पीढ़ी यहाँ पर अटैक करती है तो ये आपके गन्ने को आर्थिक नुकसान वहां पर पहुंचा देगी, आपका उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित कर देगी। कम से कम 30 से 35% तक नुकसान आपके खेत में हो सकता है। अब कीड़े को कैसे हम पहचाने, ये कहां से प्रवेश करता है, कहां से कीड़ा आया? जो हमारी पत्ती है गोब वाली, उसके बराबर से दूसरी और तीसरी पत्ती, ये दूसरी और ये तीसरी पत्ती है, इस तीसरी पत्ती की, दूसरी और तीसरी पत्ती की निचली सतह, ये वाली जो निचली सतह है, ये ऊपर की सतह है जो आप सफेद रंग के बीच में मध्य सिरा देख पा रहे हैं, मिडरिप ये है, और इस मिडरिप के नीचे ही नीचे की तरफ जो हमारे पत्ती का नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर 50-60 की संख्या में वो टॉप बोरर अपने अंडे यहां पर 50-60 की संख्या में दे देता है। टॉप बोरर की तितली कैसी होती है उसका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला कंट्रोल जो हम कर पाएंगे वो तितली से कर पाएंगे। यदि हमें अपने खेत में तितली की पहचान है तभी हम सजग हो जाएंगे कि हमारे खेत में टॉप बोरर का अटैक होने वाला है। सफेद रंग की, बिल्कुल चांदी जैसी, बिल्कुल सफेद रंग की जो तितली उड़ती है वो हमारी टॉप बोरर की तितली है। और जो मादा होती है उसके पीछे मादा के पीछे के भाग पर, वहां पर कुछ बालों का गुच्छा होता है जो नारंगी रंग का होता है, ये नर और मादा की उसकी पहचान है। और दूसरा वो सुंडी जो यहाँ पर अंडे देगी, 30-40 अंडे, 50 तक अंडे एक समूह में देकर उनको सफेद रंग के ऊपर से एक जाल नुमा स्ट्रक्चर से कवर कर देगी, उसको ऊपर से ढक देगी। और वो सुंडी यहां से निकलने के बाद, जो सुंडी यहाँ पीछे इसमें यहाँ पे उसमें से निकलेगी, वो यहाँ फिर इस मध्य सिरा से चलते हुए जो यहाँ से वो यहाँ पर वो उसमें सुंडी थी, और फिर वो यहाँ से मध्य सिरा से चलते हुए, एक और किसान भाई ध्यान से देखो, इसमें यहाँ पर लाल रंग का और एक खुरचा हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रही है। वो सुंडी यहाँ से ऊपर की तरफ आई और यहाँ से इसको खुरच, तो यहाँ से चलते हुए और वो इसमें सुंडी यहाँ से चलकर और नीचे गोब में प्रवेश कर जाती है। और गोब में प्रवेश करने का भी उसका समय है, वो लगभग जब सुबह के समय सूर्योदय होता है उस समय 1-1.5 घंटे बाद वहां से वो निकलती है, और निकलने के बाद 4 से 5 घंटे का समय लेती है वो गोब में अंदर जाने के लिए। और गोब में अंदर जाने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे में वो फिर गोब के अंदर वहां पर पत्तियों को खाती है और वहां पर अपना भोजन उसको के रूप में उसको लेती है। जिस कारण से जब गोब में वो प्रवेश करती है तो वहां पर ये जो छिद्र नजर आते हैं, जब वो काट के इसमें प्रवेश कर रही है तो तब वो उसके अंदर इन पत्तियां जब ये बाद में खुलती है तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि वो गोब में से, पत्ती में से जो घुसी थी, वो यहाँ पर उसने ये छिद्र सारे बाहर निकल के आने शुरू हो जाते हैं। जब वो सुंडी हमारी गोब के अंदर है, पूरी उसकी जो अवधि है सुंडी की, लगभग 20 दिन में वो सुंडी अपना पूर्ण स्वरूप पूरा कर लेती है। उसके बाद वो फिर प्यूपा फॉर्म में बदल जाती है। तो इस प्रकार वो सुंडी इसके अंदर प्रवेश करेगी, यहाँ पर उसको प्रभावित करेगी, गोब को वहां से उसको डैमेज करेगी, और डैमेज करने के बाद वो इसके अंदर वहां पर रहती है। उसके बाद वो नीचे आएगी, यहाँ पर जहां वहां गोब से प्रवेश करते हुए नीचे। अभी किसान भाइयों मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं इसमें कि वो सुंडी कहां तक पहुंच चुकी है और कहां पर उसका नियंत्रण हमें करना है, किस प्रकार वो हमें दिखाई देगी। ये सुंडी ऊपर से प्रवेश करके यहां से वो प्रवेश किया और वो धीरे 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 नीचे की तरफ आती है, और गोब में से जहां पर पोरियां स्टार्ट होती है, यदि हार्ड पोरी उसको यहाँ पर ये सख्त पोरी मिलती है तो वो उससे पहले ही वहां पर छिद्र बना लेती है बाहर निकलने के लिए। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर इसने छिद्र बना लिया है यहाँ पर बाहर निकलने के लिए, ताकि वो यहाँ से प्यूपा फॉर्म के बाद तितली बनकर यहाँ से निकल पाएगी। इसको मैं अभी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कहाँ तक पहुंची है, किस प्रकार ये हमारे गन्ने को प्रभावित कर रही है, किस लेवल तक ये जाती है। ये जो हमने पोरी यहाँ पर काटी है इसमें देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है
कि ये पोरी के अंदर वो यहां तक नहीं पहुंच पाई है। तो इसलिए अब हम देखते हैं, जब यहां तक नहीं पहुंची है तो इससे ऊपर वो मिलेगी। तो इससे ऊपर वाली पोरी को हम काट के देखेंगे कि यहां तक वो पहुंची है या नहीं। ये यहां पर बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो गोब में ऊपर से चलकर यहां तक पहुंच चुकी है। ये रहा उसका छिद्र, आप आसानी से देख पाएंगे। इसकी गोब को यदि हम पूरी पत्तियां हटाते हैं तो ऊपर हमें सुंडी इसमें कहीं पर भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक पहुंच चुकी है। ये पत्तियां जब आप हटाएंगे तो धीरे धीरे आपको नजर आएगा, जहां से भी हम इसको तोड़ेंगे वहां पर या काटेंगे वहां पर हमको नजर आएगा कि सुंडी वहां से होके नीचे गुजर चुकी है। ये यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो ऊपर से प्रवेश करके ये उसके छिद्र है, यहां से वो नीचे की तरफ यहां तक पहुंच चुकी है। अब वो यहां से इसी का जो अगला हिस्सा है यहाँ इस सिरे पर आ गई। आपको ये यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये यहाँ जो छिद्र है यहां से वो आई है, और लास्ट इससे नीचे वाली पोरी को जब हमने काट के देखा यहाँ पर नहीं थी, इसका मतलब वो इसके मध्य में ही रुकी हुई है। ये उसने छिद्र बनाया है अपने बाहर निकलने के लिए। अब हम इसको यहाँ से फिर उखाड़ के काट के देखेंगे कि क्या इसके अंदर वो सुंडी फिलहाल उपलब्ध है, उपस्थित है या नहीं। यदि उपस्थित है, ये उसके काटे हुए का ऊपर से जो छिद्र करते हुए आ रही थी, ये हमारा छिद्र था, और यहाँ से वो ऊपर से खाते हुए आ रही थी, और ये यहाँ पर घूमती है। यहाँ आने के बाद इस जगह पर वो आके उसको इंटरनोड मिलती है, गांठ मिल जाने के कारण वो यहाँ से नीचे वाली पोरी तक नहीं पहुंच पाती, तो वो इसलिए यहीं से ही बाहर निकलने का प्रयास करती है। ये आप यहाँ आसानी से देखेंगे कि ये उसने यहाँ से खाकर और इससे बाहर यहाँ पर से निकल गई है। इसलिए किसान भाइयों, यदि हम टॉप बोरर को अपने खेतों में देखते हैं, अगोला बेधक को देखते हैं, तो उसको बड़ा सावधानी से ऑब्जर्व करें कि आपके खेत में वो कीट है, उसको हमें नियंत्रित करना है, प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रित करना है। और सबसे पहले मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम तितली अवस्था में ही उसको पहचानना शुरू कर दें, ताकि हमारे खेत में उसका प्रभाव ना के बराबर आए। यदि 2-3%, 5% तक प्रभाव है तो वहीं पर ही हम उसको नियंत्रित करना प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि हमारे खेतों में टॉप बोरर का अटैक ना हो। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं टॉप बोरर की। ये मैंने बताया आपको कि किस प्रकार के उनके लक्षण हैं, किस प्रकार हम खेत में पहचानेंगे। अब बात करते हैं इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको नियंत्रित कैसे करें। यदि इसका आपतन बेहद ज़्यादा हो गया हो तब किस प्रकार करें। यदि प्रारंभिक अवस्था है या कम आपतन है, या हमें शुरू में ही पता लग गया है कि हमारे खेत में टॉप बोरर की तितली घूमने लगी है, तो उस समय कैसे करें। सबसे अच्छा विकल्प है, यदि प्रारंभिक अवस्था आपके गन्ने की है, अप्रैल मई जून तक की अवस्था है, तो आप यदि साधारण तौर पर भी अपने खेतों में कूंड कूंड घूमकर, प्रत्येक कूंड के अंदर घूमे, और हम उसकी नीचे वाली पत्तियां, जो दूसरी और तीसरी पत्तियां हैं, वो जगह जगह पर आपको दिखाई देगा कि उसकी निचली पत्तियों पर सफेद रंग के वहां पर अंडे 50-60 के एक जगह ग्रुप में दिए हुए हैं। आप उन पत्तियों को वहां से काटकर खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम बगैर किसी खर्च के इस प्रकार टॉप बोरर के अंडों को खेत से बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें 80-90% तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि ये संभव ना हो तो दूसरे जैविक विकल्प की तरफ हमें पहले बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें समेकित कीट नियंत्रण पर ही ज्यादा रुझान रखना चाहिए। दूसरा विकल्प है ट्राइकोकार्ड, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। हम यदि इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, तो ये हमारा जो टॉप बोरर के अंडे हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। 1 एकड़ में कम से कम 20,000 अंडे, या मैं दूसरी भाषा में बात करूं, किसान की भाषा में बात करूं, तो कम से कम 2 कार्ड प्रति एकड़ की दर से उनके हमें पीसीज करके, और पौधों की पत्तियों पर, जो हमारे पत्ती है इसकी निचली सतह पर, यदि आप साधारण तरीका भी करना चाहे तो वहां पर स्टेपल से लगा देंगे उस कार्ड का छोटा हिस्सा, उस पर अलग अलग अंडे वहां पे लगे रहते हैं, 1,000 अंडे उस पर लगे रहते हैं। तो आपने वहां पर उसको स्टेपल किया तो वे अंडे वहां से निकल के और 10, 15, 20 मीटर के दायरे तक वहां पर फैल जाते हैं। उसमें से जो तितली निकलती है वो 10, 12, 15 मीटर तक के दायरे में फैल जाती है, जिससे वो आपके टॉप बोरर के अंडों को जाकर वहां का उनको नष्ट कर देती है। दूसरा विकल्प ये है, लेकिन इसमें एक सावधानी ये है किसान भाइयों की करीबन
आपको 15-16 दिन बाद पुनः दूसरे नए कार्ड लगाने होंगे। आपको इसकी एक चैन बनाए रखनी होगी। जब टॉप बोरर की तीसरी ब्रूड आने वाली हो, तीसरी पीढ़ी आने वाली हो, क्योंकि चौथी और पांचवी पीढ़ी जो सितंबर, अगस्त और सितंबर में आएगी वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी, लेकिन उससे पहले हम अपने खेतों में जून से लेकर जून, जुलाई और अगस्त, इन तीनों महीने में लगातार 15-20 दिन के अंतराल पर हम ट्राइकोकार्ड लगाते रहें तो हमारे खेत में टॉप बोरर का अटैक कम होगा। और जितने ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में हम लगाएंगे, 2 किसान, 10 किसान, 20 किसान एक पूरा क्लस्टर बना के लगाएंगे, उतना ही ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे कारगर रिजल्ट आएंगे। ये जैविक विधि थी, और यदि ये संभव नहीं हो पा रहे हैं तो आप फिर रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बुआई के बाद बात करें या बरसात से पहले, हम जून में जितना भी संभव हो, मई के लास्ट में या जून के प्रथम सप्ताह में हम अपने खेतों में कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग का मतलब है पौधे के जड़ के पास धार बनाकर डालते हुए आप उसमें उसकी ड्रेंचिंग करें। पौधा तर नहीं करना है, पौधे के तने के पास धार बनाकर डालते हुए जाना है, और फिर उसको नमी बनाए रखने के लिए उसमें तुरंत सिंचाई कर देनी है। जितना जल्दी सिंचाई कर देंगे उतना ही ज्यादा लाभकारी होगा। और यदि ये भी विकल्प आपका निकल चुका है, आप कोरोजन उस समय आप मई जून में नहीं लगा पाए हैं, तो अब जैसे जुलाई अगस्त की हम बात करें, इस समय हम आ जाते हैं, तो हम खड़ी फसल पे स्प्रे किस प्रकार के चीजों का करें ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो पहला है प्रोपेनोफॉस प्लस साइपर का इस्तेमाल करें। यदि प्रकोप कम है तो आप 3 ml प्रति लीटर की दर से प्रोपेनोफॉस प्लस साइपर ले लें। और यदि इसी में ही प्रकोप बढ़ गया है, आपके खेत में लग रहा है आपको 5% से ज्यादा उसमें प्रभाव टॉप बोरर का आ रहा है, तो इसी के साथ फिप्रोनिल भी आप मिला सकते हैं। वो मिला के आप स्प्रे करेंगे तो टॉप बोरर को वहीं पर आप नियंत्रित कर सकते हैं। यदि प्रोफेनोफॉस साइपर आपको नहीं उपलब्ध है तो क्लोरोसाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ आप उससे भी नियंत्रित हो सकता है। यदि उससे नहीं है तो उसके साथ में आप फिप्रोनिल मिला सकते हैं, उसके साथ आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि तीसरा विकल्प, यदि आपके पास क्लोरोसाइपर है या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपर है और उसके साथ आप कार्टप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खड़ी फसल में स्प्रे करने के लिए। 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कार्टप आप ले सकते हैं, और जो आपका प्रोफेनोफॉस प्लस साइपर है वो 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से इन दोनों का घोल बनाएं, अलग अलग घोल बनाएं। उसके बाद मिश्रण को आप अपनी टंकी में डालें और उसको पूरे पौधे को तर करते हुए स्प्रे करते हुए चले जाएं। गोब में विशेष रूप से स्प्रे करने का प्रयास करें। यह आपका पौधा खड़ा है, जो यदि यहाँ पर गोब में उसका आपका दवाई का घोल इसके अंदर जाएगा तो ज्यादा संभावना है कि आप सुंडी को वहीं पर मार सकते हैं, उसको नियंत्रित करने का कार्य कर सकते हैं। ये चीजें थी जब आप खेत में खड़ी फसल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपके खेत बड़ा हो गया है, वहां पर आप उसको बढ़वार बहुत अच्छी है गन्ने की, और वहां पर उसको अब आप कंट्रोल कर पाना इस स्तर में आपको लगता है स्प्रे किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा विकल्प क्या होगा, इसके लिए आप इसमें कार्बोफ्यूरान का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरान 2 किलोग्राम प्रति बीघा, या मैं एकड़ की बात करूं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रेत में या राख में मिला के इस्तेमाल करें। यूरिया के साथ मिलाकर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी को भी, आदमी के शरीर को भी प्रभावित करती है। यदि यूरिया के साथ मिलाते हैं तो एक प्रकार की रिएक्शन करती है, जिस कारण से आदमी को भी वहां पर असुविधा हो सकती है। और जब वो डाले उस समय भी मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर ही इसका प्रयोग करें। खेतों में रेत और राख मिलाकर करें। इसके साथ एक अन्य सावधानी और बरतनी होगी, यदि आप खेतों में कार्बोफ्यूरान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके खेतों में केंचुए भी प्रभावित होंगे। तो इसलिए ये सबसे लास्ट विकल्प है, जब आपको अन्य विकल्प ना हो तब इस विकल्प को हम प्रयोग करना चाहेंगे। अन्यथा की दृष्टि में आप फोलियर स्प्रे वाले, जो मैंने पहले 3 स्प्रे बताए, सबसे अच्छा स्प्रे है कि आप लगातार बड़े क्षेत्र में ट्राइकोडर्मा ग्रामा कार्डो का प्रयोग करें, जिससे आप इको फ्रेंडली सिस्टम में टॉप बोरर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी थी टॉप बोरर के बारे में, ताकि उससे संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों तक, नवीनतम जानकारी मैं पहुंचाना चाहता था। और इसके अलावा यदि आपका कोई और भी प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या अन्य कोई आपके क्षेत्र में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और कमेंट करें, ताकि मैं भविष्य में भी जो समसामयिक हमारी जानकारी है, समसामयिक समस्याएं हैं, उन पर भी हम आगे कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।